आज हम हाइड्रोजन चैप्टर को एनसीईआरटी से कवर करेंगे और हम ये भी ट्राई करेंगे कि सारे जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में उसे भी कवर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में उसके एटॉमिक और एलिमेंटल फॉर्म के बारे में बताया है, कैसे वो एग्जिस्ट करता है। एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो है उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे ये बताया है। उसके बाद हमें एलिमेंटल फॉर्म जो है वो H2 के फॉर्म में होता है। H2 मतलब डायटोमिक फॉर्म। और यहाँ पे ये भी बताया कि हाइड्रोजन जो है बाकी सारे एलिमेंट से ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ये कंपाउंड्स के सारे एलिमेंट से भी ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करता है। उसके बाद उसके पोजीशन के बारे में बताया है पीरियोडिक टेबल में। वो एक फर्स्ट एलिमेंट होता है और अब तक उसका एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता नहीं चला है। इसका रीज़न अभी आगे बताया है। पहले तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है 1s1, ओके। उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो दो एलिमेंट से सिमिलैरिटी दिखाता है। एक तो अल्कली मेटल, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन देखो NS1, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में भी एक इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड जो सिमिलैरिटी वो दिखाता है वो है हैलोजन्स के साथ। हैलोजन्स का कॉन्फ़िगरेशन देखो NS2 NP5, मतलब उसे फुलफिल्ड होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब NS2 NP6 हो, एक ही इलेक्ट्रॉन से वो सेटिस्फाइड होगा। हाइड्रोजन का देखो 1s1, मतलब उसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ड्यूप्लेट फुलफिल करे। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हैलोजन से क्यों सिमिलर है, क्योंकि उसे एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन अल्कली मेटल की तरह उसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सटर्नली सेम है। अभी आगे बताया कि इट इज शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह रिप्रेजेंट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन लेके। उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन लेके वो हीलियम की तरह बन जाएगा, वो भी बताया। आगे बता रहे हैं कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है उसे भी वो दे देगा ना, तो फिर वो यूनी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, ओके। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ओके, देन वो यूनी नेगेटिव होगा, दैट इज H- की तरह। इसके अलावा ये बता रहे कि अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन भी ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, जैसे H2O, हेलाइड्स फॉर्म करता है HCl देखो, सल्फाइड्स दैट इज H2S। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स के साथ उसका डिफरेंस भी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कौन से डिफरेंस हो सकते हैं। यहाँ पे पहले बताया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब हाइड्रोजन से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है 1s1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकालना भी है ना, वो काफ़ी मुश्किल होता है, और अल्कली मेटल्स का तो इतना नहीं होता। तो यही डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो यहाँ पे बताया है वो है पोजेस मेटालिक कैरेक्टर अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पे बोल रहे डज नॉट पोजेस, ओके, ये याद रखना है। तो हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स की तरह हमेशा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाता नहीं है। उसके अलावा हाइड्रोजन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा सिमिलर किससे होता है, हैलोजन से होता है। ये एक पॉइंट मार्क करना है, फर्स्ट पॉइंट जो हैलोजन से सिमिलर है, नहीं ये सेकेंड पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट जो था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज NS2 NP5, जिसके वजह से वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तभी दिखाएगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सेकेंड सिमिलैरिटी जो है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है। थर्ड जो है वो है हैलोजन्स की तरह ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। हमने हैलोजन में देखा है क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करना पसंद करता है, इसे डायटोमिक फॉर्म कहते हैं। ये हाइड्राइड्स फॉर्म करता है और बहुत सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है। लेकिन हैलोजन्स के साथ भी इसका एक डिफरेंस है, ओके, जो है कि हैलोजन्स काफ़ी रिएक्टिव होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी लो रिएक्टिविटी दिखाता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होता। अभी यहाँ पे बोला है कि H+ जो है आयोनिक फॉर्म में उसका साइज काफ़ी छोटा है, 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर, पिकोमीटर में उसका साइज है। तो दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कम्पेयर टू नॉर्मल। उसका एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज से तो ये काफ़ी छोटा है। एटॉमिक साइज कौन सा था, H2 के फॉर्म में, और आयोनिक साइज कौन सा है, H-, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो साइज होता है उसे आयोनिक फॉर्म कहते हैं। तो ये साइज तो काफ़ी बड़े हैं, जो है 50 to 200, तो ये देख रहे हैं 10⁻³ में है। तो इसलिए H+ जो है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये काफ़ी छोटा साइज में प्रेजेंट होता है, और यही उसका यूनिक बिहेवियर उसे सेपरेटली प्लेस कर देता है पीरियोडिक टेबल में।
उसके बाद हमें डाईहाइड्रोजन का अकरेंस बोला है। काफ़ी अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में। इसका जो टोटल मास यूनिवर्स में कितना ऑक्यूपाई करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, 70% टोटल मास यूनिवर्स में ये एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया कि दो प्लैनेट्स के नाम दिए हैं, जुपिटर एंड सैटर्न। ये दोनों प्लैनेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। उसके अलावा 0.15% बाय मास इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, मतलब हवा में जो है वो इतना ही परसेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन अर्थ्स क्रस्ट में उसका 15.4, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। इसके अलावा ये कंबाइंड फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, एनिमल के टिश्यूज़ में, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू काफ़ी याद रखना होता है, क्योंकि 15.4 एंड 0.15 ऐसे याद रखना है। उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में पहला प्रोटियम आता है, उसके बाद ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का सिंबल याद रखना है, डी देना है। ट्रीशियम के लिए कैपिटल टी हम यूज़ कर सकते हैं। ये आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें साइड पे, तो A to Z, A मतलब एटॉमिक नंबर और Z मतलब एटॉमिक मास नंबर। ओके, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला मास होता है। अगर हम कहें कि इसका न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है तो हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स का नंबर हमें पता चलता है, सब में न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। इसके वजह से आइसोटोप्स डिफर करते हैं ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे 1 - 1 कितना आ रहा है, 0 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे 2 - 1 1 न्यूट्रॉन, और यहाँ पे जो है 3 - 1 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है, हैरोल्ड सी यूरे। इन्हें नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास 2 वाला जो हाइड्रोजन है उसे सेपरेट किया था बाय फिजिकल मेथड्स, इसलिए नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके बाद हमें बताया कि जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म, जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला फॉर्म है वो प्रोटियम है, दैट इज़ 1H1, सबसे ज़्यादा मिलने वाला। टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स, ये परसेंटेज याद रखना है, ऑफ ड्यूटेरियम, दैट इज़ 1H2, मेनली इन द फॉर्म ऑफ हेवी ड्यूटेरियम नहीं है, ये हाइड्रोजन ड्यूटेरॉक्साइड, ड्यूटेरियम। ऊपर देखें, हाइड्रोजन ड्यूटेराइड जो है ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड है जिसमें दो आइसोटोप्स होते हैं, एक प्रोटियम होता है और ड्यूटेरियम होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम HD कहते हैं, यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म में दिया है उसका मतलब। उसके बाद ट्रीशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 एटम पर 10 to power 18 एटम्स ऑफ प्रोटियम, मतलब ट्रीशियम इतना कम है, एक ही प्रेजेंट है। जब 10 को रेस करो 18, इतने सारे एटम्स के सामने केवल एक ही प्रेजेंट होता है, ट्रीशियम। उसके बाद ट्रीशियम रेडियो एक्टिव होता है, ये लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल, ये बीटा माइनस होता है, पार्टिकल एमिट करता है। हाफ लाइफ जो है ये 12.33 ईयर्स होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होता है, लेकिन जो डिफरेंस दिखाई देता है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब स्पीड, रिएक्शन होने का स्पीड अलग अलग होता है इनका, क्योंकि इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो इनका बॉन्ड फॉर्म जो होता है जिसे ब्रेक करना होता है ना, उसे ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रोजन को अलग, ड्यूटेरियम को अलग वैसे। लेकिन इनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये भी डिफ़र करता है, क्योंकि इनका मास का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी इसके बाद प्रिपरेशन मेथड दिखाया है। पहले तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब में जाके हम डाईहाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर करें। 2 मेथड है, एक तो जिंक को हम एसिड से करें या फिर बेस से करें। एसिड में हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, ओके, और बेस में हमें एक्वियस एल्कली लेना है, NaOH। अभी जो मिलता है प्रोडक्ट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, डाईहाइड्रोजन दोनों में रिलीज हुआ। तो ये 2 मेथड से लेबोरेटरी में डायरेक्ट याद करना, जिंक को पहले एसिड से रिएक्ट करो फिर बेस से, और एसिड कैसे होना चाहिए, डाइल्यूट, बेस कैसे होना चाहिए, एक्वियस। अभी इसके अलावा सेकेंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कमर्शियल, मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट होता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में एक्चुअल में, तो उसे कैसे प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे 4 मेथड्स है, कमर्शियल में 4 मेथड्स है। जो पहला मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वुड, मतलब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम एसिड या फिर बेस के प्रेजेंस में, तो हमें ऐसे ब्रेक डाउन करके डाईहाइड्रोजन मिल जाता है। अभी सेकंड है हाई प्योरिटी, सबसे ज़्यादा प्योर, 99.95% से भी ज़्यादा मिलना है तो वार्म एक्वेस बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज BaOH twice। इसका जो सोल्यूशन है, इसे हम निकल इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो हमें
H2 गैस जो है वो रिलीज होता है और काफ़ी ज़्यादा प्योर मिल जाता है। थर्ड जो मेथड है वो है बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन मतलब NaCl सोल्यूशन, इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसका प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाया है। NaCl और पानी को हमने डाला कंटेनर में जिसमें कैथोड और एनोड है। कैथोड हमें हमेशा याद रखना है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो यहाँ पे Na+ जो है यहाँ पे आ जाएगा, H+ यहाँ पे आएगा। ओके, नेगेटिव के पास पॉजिटिव आयोन्स आते हैं और पॉजिटिव के पास नेगेटिव आयोन्स आ जाते हैं। कैथोड में जिसका हमेशा कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अभी इन दोनों में से दोनों का रिडक्शन नहीं होता, ये आपको आगे पता चलेगा। इन 12th स्टैंडर्ड जो चैप्टर 3 आ जाएगा वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे हम डिड्यूस करते हैं कि कौन सा कैथोड के पास रिड्यूस होता है। तो अगर हम एक बार देख भी लें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो ऐसा होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसके नीचे ये सारे एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर सारे जो होते हैं उनका नेगेटिव होता है। अभी हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनसे ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेफर करता है रिड्यूस होने का, मतलब नीचे वाला एलिमेंट प्रेफर करता है कि वो कैथोड पे रिड्यूस हो। तो अभी हमने देखा सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन नीचे है, इसलिए यहाँ पे जो रिड्यूस होगा वो होगा हाइड्रोजन कैथोड पे। एनोड के केस में हम इजीली एक ट्रिक याद रख देते हैं कि अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेंगे तो ये लोग ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन बाकी कोई अदर आयोन्स होगा ना तो OH- ही प्रेफर करेगा ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो यहाँ पे NCERT में भी जो रिएक्शंस दिए हैं वो भी ऐसे ही दिया है। एनोड के पास कौन गया है, क्लोरीन आयन गया है, हमने जो बताया क्लोरीन जाता है, और कैथोड के पास H+ गया है। रिएक्शन ऐसे हो जाता है। ओके, H+ जाने के बाद में ओवरऑल रिएक्शन लिखा है। अभी जो बचा है Na बचा है और OH बचा है, तो वो दोनों ऐसे कंबाइन होकर NaOH फॉर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा जो है यहाँ पे वही बोला बाय प्रोडक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के एंड क्लोरीन, यहाँ पे भी हमें H2 गैस रिलीज हो जाता है ये मेथड से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। जो फोर्थ मेथड है वो है रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स और कोक। स्टीम मतलब क्या, अगर वाटर को हम हीट करेंगे तो वो स्टीम फॉर्म होगा, हाइड्रोकार्बन्स या फिर कोक। कोक मतलब कार्बन, कार्बन का रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन्स में कोई भी आ सकता है, मीथेन, इथेन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोकार्बन्स है। कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, हाई टेम्परेचर, और कैटलिस्ट का प्रेजेंस होना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे रिएक्शंस कैसे दिए हैं यहाँ पे। पहला तो हाइड्रोकार्बन्स का जो रिएक्शन है ये हाइड्रोकार्बन दिया है यहाँ पे, और उसके बाजू में ये स्टीम, वाटर और इतना टेम्परेचर है। ये जो निकल है, तो आफ्टर दैट हमने देखा कि यहाँ पे जो निकल है वो एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, और ये है H2 गैस। इन दोनों को साथ में मिलके एक टर्म दिया है जिसे हम कहते हैं सिन गैस या फिर वाटर गैस। ओके, सिन गैस या फिर वाटर गैस का मिक्सचर होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रोकार्बन्स हमने यहाँ पे मीथेन लिया है और ये बाकी सब सेम है। ओके, हमेशा यही ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट में। अभी यहाँ पे NCERT में लिखा है कि मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, और ये जो मिक्सचर है ये मीथेनॉल का सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। ये हमें बाद में दिखाई देगा, आगे टेक्स्ट में आएगा कि मीथेनॉल का कैसा सिंथेसिस हो जाता है, और इसे सिंथेसिस गैस भी कहते हैं या फिर सिन गैस। ओके, कोल गैसिफिकेशन मतलब कोल से अगर हमने सिन गैस बनाया होगा तो कोल गैसिफिकेशन। अभी देखा था हमने हाइड्रोकार्बन से बन गया था सिन गैस। अभी कोक मतलब कार्बन से भी सिन गैस बन सकता है स्टीम के साथ रिएक्ट करके, ये बताया। आगे हम देखेंगे कि जो हमने सिन गैस ऑब्टेन किया उसका क्या फ़ायदा हुआ, उससे हमें हाइड्रोजन मिला या नहीं। तो ये देखो यहाँ पे बोला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ द सिन गैस मिक्सचर, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड सिन गैस का मिक्सचर क्या था, CO+H2। ओके, यहाँ पे अगर H2 को ज़्यादा इंक्रीज करना है तो हम CO जो है इससे हम स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, और जो कैटलिस्ट है वो आयन क्रोमेट लेते हैं, यहाँ पे लिखा है आयन क्रोमेट कैटलिस्ट लेते हैं, तभी हमें CO2 और H2 मिलता है, मतलब H2 और बढ़ गया। तो अगर H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है तो हम सिन गैस में से CO को लेके ऐसा सेपरेट रिएक्ट करके H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। ये रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन।
इसके अलावा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्टेन होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है उसे हम कैसे निकालते हैं? बाय स्क्रबिंग यूजिंग सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन। अब तक हमने जो मेथड्स देखे, 4 मेथड्स, उसे ज़रा रिवाइज कर देते हैं। पहला जो मेथड पहला था लेबोरेटरी में 2 मेथड थे। जिंक जो है वो रिएक्ट कर, ये लेबोरेटरी मेथड था, बाद में कमर्शियल आएगा। ओके, जिंक पहले रिएक्ट करता है एसिड के साथ, एसिड कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। सेकेंड, जिंक रिएक्ट करता है बेस के साथ, बेस कैसा होना चाहिए? एक्वियस। अभी दूसरा कमर्शियल में 4 मेथड्स थे। पहला मेथड जो था वहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ऑब्टेन किया था बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था। सेकेंड जो था वो हाई प्योरिटी 99.95% से भी ज़्यादा प्योर बनाया था बाय एक्वियस बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड जो मेथड था प्रेपरेशन का, उसमें हमने डाइहाइड्रोजन तो ऑब्टेन किया था, लेकिन हमने NaCl ब्राइन सोल्यूशन जो है इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था। और फोर्थ मेथड जो अभी हमने देखा था वो है हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स को लो या फिर कोक को लो और उसे स्टीम के साथ रिएक्ट करो, उससे हमें मिलता है सिन गैस मिल जाता है। ये सिन गैस को बाद में उसमें से CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको वापस से रिएक्ट करो स्टीम में और H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करो। तो ये चारों मेथड्स थे जिससे हमने कमर्शियली प्रिपेयर किया था। अभी हमें बता रहे हैं कि कितना कंसंट्रेशन H2 कहाँ पे है। 77% इंडस्ट्रियल में है, 18% जो है कोल से हमें प्राप्त होता है, 4% हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोल्यूशन से मिल जाता है और 1% बाकी अदर सोर्सेज। तो ऐसे चार्ट बना के भी रख सकते हो या फिर ऐसे टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी लर्न कर लो, क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चंस में। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज NCERT में जो दिया है, पहले तो कलरलेस होता है, बाद में ओडरलेस, H2 की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद टेस्टलेस भी होता है। कंबस्टिबल गैस मतलब ये बर्न करता है। लाइटर देन एयर एंड इनसोल्युबल इन वाटर मतलब पानी में अगर डालो तो ये घोलता नहीं है। ओके, उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहले तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सिंगल बॉन्ड के लिए काफ़ी हाई होता है। अगर एक हाइड्रोजन को दूसरे से जुदा करना होना तो काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए 2000 केल्विन इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ये केवल 0.081% ही डिसोसिएट करता है। लेकिन 5000 केल्विन तक जाएंगे, इतना हाई इंक्रीज करेंगे तो ही 95.5% तक वो डिसोसिएट होता है। इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट मतलब रिएक्ट करना पसंद नहीं करता। उसे इतना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और दूसरों से रिएक्ट करना या फिर दूसरों से इंटरैक्ट करना पसंद करेगा। अभी आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब H के फॉर्मेट में सेपरेट। तो इसे प्रोड्यूस करने के लिए हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक आर्क एक या फिर UV रेडिएशन, तो इतने मेथड्स लगाने पड़ते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसे प्रोड्यूस करना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी काफ़ी हाई होता है। इसके वजह से ये 2 मेथड्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हैलोजेंस के साथ इसका अभी हम केमिस्ट्री देखेंगे हाइड्रोजन का करके वो किस किस के साथ रिएक्ट करता है। पहले हमें दिया है हैलोजेंस के साथ वो जब रिएक्ट करता है वो HX फॉर्म करता है। अभी हैलोजेंस के साथ उसका रिएक्टिविटी भी दिया है। फ्लोरीन के साथ वो काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से काफ़ी मुश्किल। इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन डार्क मतलब अंधेरे में भी हो सकता है, लाइट की भी गरज नहीं है। लेकिन आयोडीन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो उसे कैटलिस्ट की गरज पड़ती है, मतलब इतना कम रिएक्टिविटी वो आयोडीन के साथ एग्जिबिट करता है। तो ये ऐसे रिएक्टिविटी ये टेक्स्ट से हम निकाल सकते हैं। आगे हमें बताया रिएक्टिविटी विद डाइऑक्सीजन मतलब O2 के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ऐसा रिएक्ट होता है और H2O फॉर्म करता है। ये रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, मतलब ये जब रिएक्शन होता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज हो जाता है। ओके, इसके वजह से यहाँ पे डेटा भी दिख रहा है -285.9 किलो जूल पर मोल, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है वाटर फॉर्मेशन के लिए। अभी रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो ये प्रोसेस को कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। यहाँ पे अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, ये भी एक्सोथर्मिक है लेकिन उतना नहीं जितना पानी का था। यहाँ पे टेम्परेचर 673 देते हैं हम, प्रेशर 200 और आयन हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। आगे रिएक्शन विद मेटल्स की बात करें, अगर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल हाइड्राइड फॉर्म करता है। यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखना है वो है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहली बार -1 दिखाई दे रहा है,
हमेशा हम कहते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है H2 में 0 होता है, लेकिन अगर दूसरे एलिमेंट्स के साथ अगर देखें तो वो +1 ही होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मेटल हाइड्राइड की बात करें तो उसके साथ वो -1 में एग्जिस्ट करता है। अभी हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस करता है कुछ मेटल आयंस को और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, 2 रिएक्शन दिया है, इसे हम मेटल आयन कंसिडर करें और ऑक्साइड ऑफ मेटल में सेकेंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रिड्यूस मतलब +2 से 0 में आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करना ही रिडक्शन कहते हैं, तो ये रिड्यूस कर रहा है। वैसे मेटल ऑक्साइड में यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है, ओके, इसलिए +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पे ला रहा है, मतलब रिड्यूस कर रहा है मेटल ऑक्साइड को। तो ये 2 एग्जाम्पल जो है जिसमें हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अभी रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, 2 यूजेस बताए हैं। पहले हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जब वो वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेशन मतलब क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन, यूजिंग निकल, निकल को यूज़ कर रहा है कैटलिस्ट की तरह। और मार्जरीन एंड वनस्पति घी, ये 2 जो है प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स, ओलेफिन्स को दूसरे नाम से हम अल्कीन्स कहते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आ जाएगा वापस से, लेकिन याद रखना है ओलेफिन्स मतलब अल्कीन्स। इससे हमें क्या मिलता है, अल्डिहाइड्स मिलता है। ये फर्दर जो है रिडक्शन अंडरगो करके अल्कोहल्स देता है, तो ये रिएक्शन दिया, ये क्या है, अल्कीन है, ओके, इससे हमें क्या मिला, अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड है। ये अल्डिहाइड को वापस से हम रिड्यूस कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला। तो ये रिएक्शन जो है ऊपर लिखे स्टेटमेंट पे बेस्ड है। अगर स्टेटमेंट को इजी करना है तो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है, अल्कीन्स का पहले हाइड्रोफॉर्माइलेशन करो, अल्डिहाइड मिलेगा, अल्डिहाइड का रिडक्शन करो, अल्कोहल मिलेगा। अभी आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन दिया है प्रॉब्लम 9.1, तो हमें बताना है डाइहाइड्रोजन क्लोरीन सोडियम और कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। डाइहाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्लोरीन को Cl- में कन्वर्ट करेगा और खुद को H+ में। इसका मतलब इसने खुद अपने आप को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडाइज किया मतलब यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन था, यहाँ पे +1, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और क्लोरीन को इसने क्या किया, रिड्यूस किया। तो यहाँ पे जो ये H+ और Cl- को हम डायरेक्टली HCl लिख सकते हैं, लेकिन आयोनिक फॉर्म में दिखाने के लिए ऐसे लिखा है। आगे हमने सेकेंड रिएक्शन करवा दिया H2 और Na के। हमने देखा मेटल और H2 का रिएक्शन होता है तो मेटल हाइड्राइड फॉर्म होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मेटल का +1, तो यही यहाँ पे दिखाया है। थर्ड जो रिएक्शन है कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड मतलब यहाँ पे +2 स्टेट में कॉपर प्रेजेंट है, और यहाँ पे उसका रिएक्शन H2 के साथ हो रहा है, तो हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो है कॉपर और वाटर, ओके। यहाँ पे ब्रेक होगा CO2+ और O2-, और यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मेशन करेगा और कॉपर ऐसा ऑब्टेन हो जाएगा। इसके अलावा हमें डाइहाइड्रोजन के यूजेस बताए हैं। पहले तो लार्जेस्ट यूज अमोनिया का सिंथेसिस है, नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का। वनस्पति घी को भी ये मैन्युफैक्चर करता है, हमने अभी देखा था रिसेंट रिएक्शन। प्रीवियसली देखा था मीथेनॉल का प्रोडक्शन यूजिंग सिन गैस, तो यही है रिएक्शन यहाँ पे दिया है। कैटलिस्ट याद रखना है, केवल कोबाल्ट कैटलिस्ट जो है यूज़ होने वाला है। उसके अलावा वाइडली मेटल हाइड्राइड्स प्रिपेयर करने के लिए हमने देखा MH के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हाइड्रोजन -1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रिपरेशन HCl का भी हमने अभी जस्ट क्वेश्चन में ही देखा था प्रिपरेशन कैसे होता है 9.1 में। इसके अलावा और भी यूजेस है, जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में रिड्यूस करना, MXOY वाला रिडक्शन देखा था, M में कन्वर्ट किया था हाइड्रोजन ने। उसके बाद कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ करते हैं, फ्यूल सेल्स में भी यूज़ करते हैं। फ्यूल सेल्स के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, डिटेल में होगा, वहाँ पे भी आप कवर कर सकते हो। उसके बाद इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन एंड ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन एंड अदर फ्यूल्स। तो यहाँ पे उसका बेनिफिट भी बताया कि डाइहाइड्रोजन क्यों फ़ायदेमंद है। अभी हाइड्राइड्स की बात करते हैं। हाइड्राइड्स का मतलब कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसे बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। एक्सेप्शन जो है जो रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोजन के साथ वो है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है कभी भी रिएक्ट करना प्रेफर करते ही नहीं है। अभी हाइड्राइड्स 3 टाइप के होते हैं, एक तो आयोनिक या फिर सलाइन, या फिर इसे सॉल्ट लाइक कहते हैं, ये S ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ।
सेकेंड कोवैलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाए। लास्ट इज मेटालिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो डी एंड एफ ब्लॉक बनाते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले तो आयोनिक या फिर सलाइन। आयोनिक मतलब ये आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयंस के फॉर्म में, और सलाइन मतलब सॉल्टी। अब ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जो काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब इजीली इनका कॉन्फ़िगरेशन देखा था हमने NS1 वाला टाइप, मतलब इजीली वो इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव आयंस में एग्जिस्ट करना पसंद करते हैं, जैसे सोडियम Na+ में एग्जिस्ट करना पसंद करेगा। उसके बाद ये लोग दिखाना तो कोवैलेंट चाहते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते, आयोनिक चाहते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि LiH लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं लिथियम और बेरिलियम, उसके नीचे यहाँ पे मैग्नीशियम था। तो ये जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है ये हमेशा थोड़ा तो एक्सेप्शन दिखाते हैं, ये लोग कोवैलेंट कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं। उनमें बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है पॉलीमरिक होते हैं, मतलब चेन्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लंबा चेन होता है उनका। उसके बाद दी आयोनिक हाइड्राइड्स, जो आयोनिक हाइड्राइड्स की बात कर रहे थे, वो क्रिस्टलाइन है, नॉन वॉलेटाइल प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर इन्हें मेल्ट करें ना, अगर इन्हें मेल्ट करें तो डेफिनेटली ये लोग कंडक्ट करते हैं। इसके बारे में हमें सॉलिड स्टेट में चैप्टर में भी इंक्लूड होगा कि आयोनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग होते हैं, लेकिन इन देयर मेल्टेड फॉर्म दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। उसके अलावा हम अभी मेटल हाइड्राइड जो उसकी बात कर रहे थे उसे ब्रेक डाउन करते हैं M+ और H- में। H नेगेटिव है और एनोड जो है ये पॉजिटिव होता है, तो H- कहाँ पे जाएगा, एनोड के पास जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है, एनोड के पास H- जा रहा है और यहाँ पे H2 का रिलीज हो रहा है। हम कभी कभार आ सकता है अगर मेटल हाइड्राइड को हम एक कंटेनर में डालें, ओके, और वहाँ पे कैथोड और एनोड रखा हो, तो हमें H2 गैस कहाँ पे मिलेगा, H2 गैस कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे याद रखना है H2 गैस हमें एनोड पे मिलेगा क्योंकि H- होता है। लेकिन प्रीवियसली जो हमने ब्राइन सोल्यूशन प्लस H2O का लिया था, वहाँ पे H2 गैस कहाँ पे रिलीज हो रहा था, कैथोड पे, क्योंकि वहाँ पे H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा था। ओके, ये याद रखना है, कभी कभार कंफ्यूज कर सकते हैं। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन H- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसलिए। अभी सेलाइन हाइड्राइड्स जो होते हैं ये वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ये रिएक्शन यहाँ पे दिया है, मेटल हाइड्राइड कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है, लिथियम हाइड्राइड, ये काफ़ी अनरिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ भी वो रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन उसके दो रिएक्शंस है जिससे यूजफुल हाइड्राइड्स ऑब्टेन होते हैं, इसे याद रखना है रिएक्शंस को ही। आगे कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनाता है, ओके, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और हाइड्रोजन का मिलावट। ये लोग कोवैलेंट होते हैं और वोलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइलिटी के बारे में हमने प्रीवियसली देखा कि आयोनिक जो हाइड्राइड्स की बात कर रहे थे वो तो नॉन वॉलेटाइल थे। कंफ्यूज बहुत हो जाता है क्योंकि हम ऐसे छोटे पॉइंट्स को मिस कर देते हैं। देखो, कोवैलेंट हाइड्राइड्स जो है ये वॉलेटाइल होते हैं, और आयनिक हाइड्राइड्स जो यहाँ पे जस्ट हमने देखा था वो कैसे होते हैं, नॉन वॉलेटाइल, इसे याद रख देना। उसके अलावा यहाँ पे ये देखो 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 13 में कौन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये सारे जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटेगरी में आते हैं, इनके हाइड्राइड्स। अभी इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज मतलब इतने इलेक्ट्रॉन से जो खुश रह सकते हैं, मतलब ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अभी इसके अलावा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की बात करें, मतलब काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रुप 15 to 17 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के फैमिलीज में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इन्हें लुईस बेसिस कहते हैं क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अभी प्रॉब्लम 9.2 में बताया है, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, तो हम जस्ट ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि NH3 वाटर और HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली लो होना चाहिए, लेकिन हाई क्यों है, तो ये देखो मॉलिक्यूलर मासेस के हिसाब से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये लोअर होना चाहिए देन दोस ऑफ सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर्स।
लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इनमें काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हाई होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यही बताया है। अभी आगे हम देखेंगे मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स या फिर इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल क्यों, डीएनए ब्लॉक कैसे इंटरस्टिशियल ब्लॉक्स कहते हैं ना, इसलिए। अभी ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, इवन फ्रॉम ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम फॉर्म्स हाइड्राइड। तो यहाँ पे एक्सेप्शन बताया कि जो हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते वो ग्रुप 7, 8, 9 से बिलोंग करते हैं और ग्रुप 6 में भी होते हैं, एक्सेप्ट क्रोमियम। क्रोमियम ही हाइड्राइड फॉर्म करता है ग्रुप 6 में से। ये लोग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके पेरेंट मेटल्स की तरह ये लोग नहीं कर सकते, अनलाइक देयर नॉट एज देयर पेरेंट मेटल्स। ये लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यों होते हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है 2.87, मतलब एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, इसलिए इन लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहते हैं। इसलिए इनमें कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का लॉ भी करेक्ट नहीं कह सकते, यहाँ पे होल्ड नहीं होता। अभी यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, एक्सेप्ट फॉर हाइड्राइड ऑफ निकल, पैलेडियम, सीरियम, एक्टिनियम, ये चारों के हाइड्राइड्स, इस यहाँ पे एक ट्रिक है, ओके वो आगे देखेंगे। अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास हैव लैटिस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द, मतलब इनके अलावा बाकी सारे जो हाइड्राइड्स होते हैं ये ग्रुप में से, उनका स्ट्रक्चर जो है पेरेंट मेटल से अलग होता है, लेकिन ये जो है इनका सेम होता है। तो लेटेस्ट एक्ट सीरियसली निकल पढ़ ले, मतलब ये एक लेटेस्ट एक्ट है जिसमें हम कह रहे हैं सीरियसली निकल पढ़ ले। तो ये जो ट्रिक है इससे हम ऐसे याद रख सकते हैं, Ni फॉर निकल, फिर सीरियसली स्पेलिंग हमने चेंज कर दिया ताकि हम सीरियम को याद रख सकते हैं, एक्ट से एक्टिनियम और पढ़ले से पैलेडियम, ओके। लेटेस्ट से हम लैटिस स्ट्रक्चर का ऐसे लिंक कर सकते हैं। अभी इसके अलावा आगे हम देखेंगे तो पैलेडियम और प्लैटिनम, ये दो एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन को ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम में, इसलिए इन्हें हाइड्रोजन स्टोरेज की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि PH5 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है क्या, तो यहाँ पे हम आंसर में देखेंगे करके ये नहीं कर सकता, क्योंकि एटोमाइजेशन एनर्जी होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये दोनों काफ़ी हाई होता है हाइड्रोजन में, इसलिए ये फेवर नहीं होता, ओके। ये दो रीज़न है जिसके वजह से ये PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। ह्यूमन बॉडी में 65% पानी होता है, प्लांट्स में 95%, इतना ही ये पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट है। आगे अगर देखें तो पानी के फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब इन्हें कलर नहीं है, टेस्ट नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वेपराइजेशन ज़्यादा है, फ्यूजन ज़्यादा है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे एक्सेट्रा तक, तो देख लो एक बार। अभी यहाँ पे जो एक फॉर्मेट दिया है टेबुलर फॉर्मेट, इसमें ना जो भी डेटा है D2O, दैट इज D2O का जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ये देखो हमेशा D2O का वैल्यू ज़्यादा है, एक्सेप्ट फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो सिर्फ वाटर का ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू D2O, तो यही याद रखना है टेबुलर फॉर्मेट में। एक्सेप्शन ही ज़्यादा पूछते हैं इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर, रादर देन द रेगुलर वंस। उसके बाद पानी को एक्सीलेंट सॉल्वेंट कहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से वो कोवैलेंट कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट्स को भी डिसॉल्व कर लेता है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बाद के पास आ जाते हैं। यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो बेंट मॉलिक्यूल है और इसका बॉन्ड एंगल भी दिया है और बॉन्ड लेंथ भी दिया है, ये डायग्राम से ही कवर कर लो। बॉन्ड लेंथ 95.7 है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, ये केमिकल बॉन्डिंग में वापस से आएगा, तो यहाँ पे याद करके रख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। और उसके बाद इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया है। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वाटर का वो आइस होता है, आइस इज़ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाके हेक्सागोनल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन काफ़ी लो टेम्परेचर होगा तो वो क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जो आइस का डेंसिटी है इट इज़ क्वाइट लोअर देन वाटर, तो ऐसे लिख दो, इसलिए आइस वाटर पे फ्लोट होता है। उसके अलावा जो पॉइंट्स है, आइस का जो स्ट्रक्चर बताया है हाईली ऑर्डर 3D स्ट्रक्चर होता है। अभी आगे के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसा होता है, 4 अदर ऑक्सीजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। अभी केमिकल नेचर ऑफ वाटर, पहले तो ये एम्फोटेरिक नेचर एग्जिबिट करता है। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। अभी अगर वाटर को देखें तो वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया का क्या है, बेस है, और वो खुद फॉर्म करता है OH- और NH4+।
मतलब बेस से अगर एसिड फॉर्म करना है तो H प्लस ऐड करो, तो ये बेस है तो बेस से ये कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे H प्लस ऐड करेंगे तो NH4 प्लस। वैसे ही वाटर H2S क्या है, एसिड है, तो वाटर क्या करेगा, वो बेस होगा, तो बेस से एसिड बनाना है तो हम H प्लस ऐड करें, तो वाटर में H प्लस ऐड करेंगे तो H3O प्लस, और उसका ऑपोजिट इसके साथ होगा H2S के साथ, यहाँ से एक H प्लस निकालो। तो बस सिमिलर है, एसिड बेस से एसिड कन्वर्ट करना तो H प्लस ऐड कर दो और उसके ऑपोजिट के साथ ऑपोजिट वाला जो निकाल दो, H प्लस निकाल दो। उसके बाद ऑटो प्रोटोलिसिस, इसका मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर के साथ वाटर रिएक्ट कर रहा है, एक वाटर को हम एसिड लेंगे, एक वाटर को बेस लेंगे, जो एसिड है वो रिएक्शन प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, ओके, कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस है रिएक्टेंट में वो खुद एसिड बनाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे ऑटो प्रोटोलिसिस के बारे में बताया है। उसके बाद वाटर के साथ इन्वॉल्व होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ जैसे सोडियम के साथ वाटर रिएक्ट करता है और काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। फोटोसिंथेसिस का भी रिएक्शन दिया है जहाँ पे बताया है कि वाटर कैसे रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ। फ्लोरीन के साथ वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो ऐसा ब्रेक होता है H प्लस F-O2 के फॉर्म में। अगर याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखो, सबको ब्रेक कर दो, H प्लस को ब्रेक कर दो, F प्लस को ब्रेक कर दो, O2 जो है बचा हुआ लिख दो, तो ऐसा रिएक्शन ये है। अभी हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन हम देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी हाई था वाटर का, हमने देखा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो D2O से भी ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे इसका हाइड्रेटिंग टेंडेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये आयनिक कंपाउंड्स को जो है ये डिसॉल्व करता है। यहाँ पे कुछ 3 रिएक्शंस दिया है। पहला तो ये है P4O10 से रिएक्ट करता है तो H3PO4 ऑब्टेन होता है। SiCl4 से रिएक्ट करेगा तो SiO2 मिल जाता है। और थर्ड N3- जो है इसके साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो वो अमोनिया दे देगा। तो दीज आर द 3 रिएक्शन जो याद रखना है। आगे हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, कैसा हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मेशन, अलग अलग रिएक्शंस। पहले तो कोऑर्डिनेटेड वाटर, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर देखा हो तो ये H2O जो है लिगेंड की तरह काम कर रहा है और ये जो है सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, तो ये कोऑर्डिनेटेड वाटर के नाम से हम बोल सकते हैं। सेकंड है इंटरस्टिशियल वाटर, मतलब यहाँ पे डॉट के बाद जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसे इंटरस्टिशियल वाटर। थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, तो यहाँ पे जो एक वाटर है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस पे ही पूछा है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो हमने अभी देखा ओनली वन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में हम देखेंगे। पहले तो हम परमानेंट टेम्परेरी में नहीं जाएंगे, पहले तो हम बेसिक देखेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है सॉल्ट वाटर में तो ये हार्ड वाटर बन जाता है। हार्ड वाटर के वजह से स्कम या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जब वो सोप के कांटेक्ट में आ जाता है, ओके, और लादर फॉर्मेशन नहीं होता। ये देखो, ये जो फॉर्मूला है ये सोडियम स्टीयरेट मतलब सोप कंसिडर करो। ये जो मेटल है ये प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में। ये क्या कर देता है, ये सोडियम को निकालता है, सोडियम को यहाँ से निकाल देता है और खुद आके बैठ जाता है। तो ये हुआ, खुद आके बैठ गया और सोडियम को निकाल दिया। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, ओके, ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये डाउनवर्ड एरो यहाँ पे दिया है, इसका मतलब प्रेसिपिटेट, और ये जो है इसे हम स्कम कहते हैं। ये अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री होता है, ऑब्वियसली क्लेंसिंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बॉयलर्स को भी हार्मफुल हो जाता है क्योंकि डेपोजिशन ऑफ सॉल्ट होता है। अभी हार्डनेस ऑफ वाटर 2 टाइप का होता है। पहले हार्डनेस में अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होता है तो टेम्परेरी हार्डनेस, ओके, लेकिन अगर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स होता है तो इसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। पहले हम टेम्परेरी हार्डनेस कैसे निकालें उसे देखते हैं। पहले तो फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट है और ये मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, इसे अगर हम हीट करें तो हमें हाइड्रोक्साइड मिल जाता है और CO2 मिल जाता है। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर मिलता है और CO2। तो कॉमन प्रोडक्ट CO2 है, ऐसे याद रखना, CO2 दोनों में निकलेगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम को हीट करेंगे तो उसका हाइड्रोक्साइड
और कार्बन को हीट करेंगे तो कार्बोनेट, और वाटर साथ में आएगा। यहाँ पे कार्बोनेट क्यों नहीं आया, मैग्नीशियम का कार्बोनेट क्यों नहीं आया, इसका रीजन यहाँ पे दिया है, हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH एज कम्पेयर टू MgCO3। ओके, इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है कि ज़्यादा अच्छे से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसलिए MgOH का फॉर्मेशन प्रेफर होता है। सेकेंड मेथड, पहला बॉइलिंग हुआ, सेकेंड क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हम लाइम यूज़ करते हैं। लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट से या फिर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से कर सकते हैं। जो बाई प्रोडक्ट मिलता है दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है और वाटर ऑब्टेन होता है। केवल मैग्नीशियम का लिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ऑब्टेन हो जाता है। अभी हम परमानेंट हार्डनेस पे आते हैं। परमानेंट हार्डनेस में बॉइलिंग से हम नहीं निकाल सकते। पहला मेथड जो है वो है ट्रीटिंग विद वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ हम कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के क्लोराइड्स को रिएक्ट करेंगे, हमें कॉमन प्रेसिपिटेट मिलेगा, ओके, मेटल कार्बोनेट, और रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा। अगर हमने क्लोराइड वाला लिया है तो NaCl मिलेगा, सल्फेट वाला लिया है तो Na2SO। तो अभी हमने देखा करके वॉशिंग सोडा के साथ वो कैसे रिएक्ट करेंगे। दोनों रिएक्शन में सॉल्ट ऑब्टेन हुआ। सेकेंड जो मेथड है वो है कैल्गिन्स मेथड। कैल्गिन्स मेथड में हम जो यूज़ करेंगे सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, दैट इज Na6P6O18। इसको हम कमर्शियली क्या बुलाते हैं, इसे कैल्गिन से हम कमर्शियली उसे नेम किया है। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट ये नेम भी याद रखना है और कमर्शियल नेम भी याद रखना है। अभी रिएक्शन अगर देखें तो रिएक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हमने कंप्लीट कैल्गिन को लिया है और अगर हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे तो Na+ सेपरेट मिलेगा, Na4P6O18 2-, ये जो सेपरेट मिलेगा। इसे लेके हम ये जो है M2+, जो मेटल है जो हमें नहीं चाहिए, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, उसका रिएक्शन हम करेंगे और हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा और सोडियम मिलेगा। इसके वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम निकल जाएंगे। ये इसे देख रहे हैं, ये मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के फॉर्म में निकल गया। थर्ड जो मेथड है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। इसे हम जियोलाइट या फिर परम्यूटेड प्रोसेस से भी बुलाते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसे हम जियोलाइट या फिर परम्यूटेड कहते हैं। इसका फॉर्मूला NaAlSiO4, सिंप्लीफाई करके NaZ करके हम लिख सकते हैं। NaZ को हम मेटल के आयन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, हमें MZ2 ऐसा मिल जाता है। Na+, M निकल गया, ये मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम कोई भी हो सकता है। अभी आगे हमें बताया कि रीजनरेशन भी हो सकता है बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ओके, फाइनल मेथड जो है वो है सिंथेटिक रेजिन मेथड। यहाँ पे क्या करते हैं, हार्ड वाटर जो है इसे हम सॉफ्टन करते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर। ये ज़्यादा एफिशिएंट है जियोलाइट प्रोसेस से भी। कैटायन एक्सचेंज रेजिन में SO3H लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल SO3H से अटैच्ड होता है। ये वाटर इंसोल्युबल ग्रुप होता है। यहाँ पे 3 ही स्टेप है, तीनों को हम रिएक्शन से देखेंगे। रेजिन का रीजनरेशन के बारे में बताया, NaCl से होता है। ओके, फर्स्ट स्टेप देखो, पहला स्टेप होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन में। ओके, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, RH, ये कैल्शियम मैग्नीशियम कोई भी एक हो सकता है। RH जो है ये इसके साथ रिएक्ट करता है। ये R जो है एक लंबा सा अल्काइल ग्रुप है। ओके, ये रिएक्ट करता है और ऐसा प्रोडक्ट देता है। H+ रिलीज हुआ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो H+ है इट एक्सचेंजेस फॉर Na+ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, तो इसमें से कोई भी एक हो सकता है ये। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये प्रोटॉन जो रिलीज हुआ, H+ रिलीज हुआ, उसके वजह से वाटर क्या हुआ, एसिडिक हुआ। तो ये हुआ कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो है फर्स्ट स्टेप। अभी सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप में हम जाते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। ये जो रिएक्शन है ये एनायन एक्सचेंज रेजिन में हुआ और यहाँ पे OH- का रिलीज हुआ। तो पहले रिलीज हुआ था H+, अभी OH-, तो ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, वाटर। तो यही यहाँ पे दिया है। ओके, OH- एक्सचेंजेस फॉर एनाइंस लाइक Cl-, HCO3-, SO4 2-, ये X क्या हो सकता है ये बताया है। ओके, और ये जो H+ को न्यूट्रलाइज करने वाला रिएक्शन हमने अभी देखा। एग्जॉस्टेड कैटायन एंड आयनाइन एक्सचेंज रेजिन्स आर रीजनरेटेड बाय एसिड और अल्कली रिस्पेक्टिवली, मतलब कैटायन के लिए एसिड तो एनायन के लिए अल्कली यूज करेंगे रीजनरेशन प्रोसेस के लिए। अभी फाइनल जो हम देखेंगे वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये किसके लिए यूज करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स
कंट्रोल करने के लिए, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है। अभी इसके प्रिपरेशन में पहला स्टेप देखते हैं, एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड। तो ये बेरियम पेरोक्साइड है और एसिडिफाइंग मतलब H2SO4 से रिएक्ट करना, इससे अब H2O2 मिल जाता है। सेकेंड मेथड है पेरोक्सो डाइसल्फेट, obtained by electrolytic oxidation of acidified sulfate solution at high current densities। इसका मतलब पहले HSO4 जो है इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और ये जो लिखा है इसे अगर हम शॉर्ट करके लिखे तो ये H2S2O8 ये होता है। इसका ही दूसरा नाम है ये पेरोक्सो डाइसल्फेट। ये कैसे मिला? ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सोल्यूशन। अभी इसका फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो HSO4 माइनस H प्लस और हमारा जो रिक्वायर्ड H2O2 मिल जाता है। ये मेथड जो है ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2 के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। D2O2 का लेबोरेटरी प्रिपरेशन करना है तो भी यही मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। K2S2O8 जो लिया है उसे D2O से रिएक्ट करो और हमें रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाता है। थर्ड स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट स्टेप है। इंडस्ट्रीज में हम ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है इथाइल दिया है हमने, यहाँ पे जो अल्काइल है वो इथाइल दिया है, एंथ्राक्विनोल। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें H2O2 मिलेगा और ऑपोजिट जाएंगे तो रिडक्शन से वापस से रिएक्टेंट ही मिल जाएगा। इससे जो H2O2 जो फॉर्म होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1% होता है। इसे फर्दर कॉन्सेंट्रेट करके 30% ऑब्टेन करेंगे हम अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड 85% तक होगा अंडर लो प्रेशर। ओके, इतना कॉन्सेंट्रेशन हम कर सकते हैं H2O2 का। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी, प्योर स्टेट में ये कलरलेस होता है लेकिन पेल ब्लू कलर हम देख सकते हैं इसमें। वाटर में काफ़ी अच्छे से मिसिबल होता है और ये हाइड्रेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इसका हाइड्रेट देखो H2O2.H2O। इसके अलावा यहाँ पे जो पैराग्राफ में दिया है मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। अगर कभी भी लिखा होगा कि 20 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब 1 ml सोल्यूशन ऑफ H2O2 जब डिकम्पोज करेगा, जब ब्रेक डाउन होगा तो वो 20 ml O2 देगा एट HTP। ओके, इसके रिलेशन में 4 फॉर्मूला से जो याद रखना है ये चारों याद रखो। और यहाँ पे पहले तो N मतलब नॉर्मेलिटी होता है, M मतलब मोलारिटी, ये परसेंटेज स्ट्रेंथ को डिक्टेट करता है। ओके, और इससे रिलेटेड NCERT में ही एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 10 का मतलब यहाँ पे जो दिया है ये है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 दिया है। हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलारिटी फॉर्म फाइंड करेंगे पहले और फिर स्ट्रेंथ से और मोलारिटी का रिलेशन है उससे हम डायरेक्टली स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे ग्राम पर लीटर। जो फॉर्मूलाज दिया है उसे देखो और उससे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अभी आगे यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर की बात की है, नॉन प्लेनर है। डायहेड्रल एंगल याद रखना है 111.5 डिग्री एंड 90.2 डिग्री। ये गैसियस फेज की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सॉलिड फेज की। आगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की है, ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है इन एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन मीडियम। ओके, तो यहाँ पे 4-5 रिएक्शंस दिए हैं। H2O2 जो है वो लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, डिकम्पोज करता है और ये है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेटल सरफेसेस पे या फिर ट्रेसेस ऑफ एल्कली अगर प्रेजेंट होगा तो भी इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। इसलिए इसे कैसे रखते हैं ये देखो, इसे वैक्स लाइंड ग्लास या फिर प्लास्टिक के वेसल्स में रखते हैं। डार्क होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए। यूरिया को हम यूज़ करते हैं एज अ स्टेबलाइजर। डस्ट अगर होगा तो एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए डस्ट फ्री रीजन पे हम रखते हैं। इसे यूज़ कहाँ पे करते हैं, हेयर ब्लीचिंग में, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक की तरह। और एक एग्जाम्पल जो है वो है पेरहाइड्रोन, जो मार्केट में इसका काफ़ी सेल होता है। सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट जो है ऐसे केमिकल्स का भी ये मैन्युफैक्चर करता है। डिटर्जेंट्स में यूज़ हो जाते हैं ये लोग। ओके, उसके बाद हाइड्रोक्विनोन, टार्टारिक एसिड, ऐसे सारे सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन और सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ हो जाता है। उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री, पोल्यूशन कंट्रोल, साइनाइड्स का ऑक्सीडेशन, ये सारे ऑक्सीडेशन सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को काबू में रखने में काफ़ी हेल्प करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी हम फाइनल पार्ट आ चुके हैं चैप्टर का, जो है हैवी वाटर। हैवी वाटर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर की तरह यूज़ करते हैं। फिर वाटर का एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ करते हैं।
फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी ये ऑब्टेन हो जाता है बाई प्रोडक्ट की तरह। इसके 3 रिएक्शंस है, D2O के रिएक्शंस है, एक तो CaCa2, SO3 और Al4C3। यहाँ पे जो D2SO4 ये इजीली रिएक्ट कर सकते हैं H2SO4 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे बाकी जो रिएक्शंस है इसे लिंक करके समझो कैसे फॉर्म हुआ है। D2O की जगह पे H2O लेके रिएक्ट करके देखो कैसे हो रहा है, और उससे रिलेटेड ये रिएक्शंस को याद रख लो। अभी डाइहाइड्रोजन को फ्यूल की तरह कैसे यूज़ किया है। पहले तो ये पेट्रोल से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद है। इसका पोल्यूशन जो है ये भी पेट्रोल से कम होता है। जो थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता है उसे भी हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बाय इंजेक्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उससे कम हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसका जो कंप्रेस्ड डाइहाइड्रोजन का वेट अबाउट 30 टाइम्स ज़्यादा होता है पेट्रोल टैंक से। उसके अलावा इसको अगर इंसुलेट करके रखना है तो टैंक्स जो यूज़ करेंगे हम इंसुलेट करके रखने के लिए, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि अलग अलग एक्सपेंसिव अलॉयज से बन जाते हैं। इंडिया में भी यूज़ किया था ओके पहली बार 2005 अक्टूबर में फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। उसके अलावा इसे ऐसे भी यूज़ किया कि 5% डाइहाइड्रोजन को CNG के साथ मिक्स करके 4 व्हीलर्स में यूज़ किया था। फ्यूल सेल्स में भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया था। समरी में 1-2 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे रिपीटेड पॉइंट्स है। पहले तो कंबाइंड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, इट इज़ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ओके कंबाइंड फॉर्म में। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि मेटल हाइड्राइड्स किसके लिए यूज़ करते हैं, अल्ट्रा प्योरिफिकेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड एज डाइहाइड्रोजन स्टोरेज मीडिया।